हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी वाले पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनके बारे में अपना डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, और इस पेपर में जो यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। जैसा कि अपन ने बताया था कि टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी इस पेपर के अंदर फर्स्ट और सेकंड जो यूनिट है वो टेरिडोफाइट से रिलेटेड है। फर्स्ट यूनिट के अंदर जैसा कि अपन ने पढ़ा टेरिडोफाइट के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, टेरिडोफाइट का जो क्लासिफिकेशन है, टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टिलर सिस्टम, यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपना डिस्कशन हो चुका है। यूनिट सेकंड के अंदर टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर्स हैं। टोटल अपने सिलेबस के अंदर टेरिडोफाइट्स के 4 मेंबर हैं, जिनमें साइलोटम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया, ये 4 टेरिडोफाइट्स के मेंबर है यूनिट सेकंड के अंदर। इसके अलावा थोड़ा बहुत पोर्शन जिम्नोस्पर्म का, जिसमें जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स और जिम्नोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है वो भी यूनिट सेकंड के अंदर ही है। ठीक है, यूनिट थर्ड की यदि अपन बात करें तो उसमें जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स के बारे में है, जिसमें साइकस, पाइनस और इफिड्रा, ये 3 इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं। यूनिट 4 जो है वो पैलियोबोटनी या जीवाश्म विज्ञान से संबंधित है। तो यूनिट फर्स्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके बारे में तो अपना डिस्कशन लास्ट वीडियो के अंदर हो चुका है। यहाँ पर अपन यूनिट सेकंड जो है इस लेक्चर के अंदर यूनिट सेकंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए, यूनिट सेकंड के अंदर टेरिडोफाइट के 4 मेंबर्स हैं, साइलोटम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंबर हैं वो सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में इन्हीं 3 से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम्स की यदि अपन बात करें तो उसमें भी सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया, ये 3 जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर हैं उन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछे गए। और इन मेंबर्स को भी आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे, उन्हीं की एनाटॉमी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर कैसे बनते हैं, स्ट्रोबिलस या शंकु की संरचना कैसी होती है, या आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन 3 टेरिडोफाइट के मेंबर से, उन्हीं को आपको पढ़ना है। उन्हीं से एग्जाम्स के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में टेरिडोफाइट के जो टोटल 4 मेंबर हैं उनमें से 3 जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनमें जैसे एक सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला इंपॉर्टेंट मेंबर है। अब सिलेजिनेला जो टेरिडोफाइट का मेंबर है, इसकी एक तो स्टेम जो है उसका ट्रांसफर सेक्शन, टीएस ऑफ स्टेम, तने का अनुप्रस्थ काट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन बात करें। इसके अलावा सिलेजिनेला के अंदर जो राइजोफोर प्रेजेंट होती है, उस राइजोफोर का ट्रांसफर सेक्शन कैसा होता है, राइजोफोर क्या होती है, राइजोफोर की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये तो इसके एनाटॉमी से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा सिलेजिनेला के अंदर जैसे स्ट्रोबिलस यानी कि जो शंकु है जिसके अंदर स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण होगा, उस स्ट्रोबिलस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रोबिलस या शंकु का लॉन्जिट्यूडाइनल सेक्शन काटने पर कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा सिलेजिनेला के अंदर जो स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी है, उस बीजाणुधानी का डेवलपमेंट कैसे होगा, आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिलेजिनेला का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आने हैं और इन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। दूसरा जो मेंबर है जैसे इक्विसिटम, सेकंड जो मेंबर है टेरिडोफाइट का दैट इज इक्विसिटम। इक्विसिटम जो टेरिडोफाइट का मेंबर है उसमें भी यदि अपन बात करें जैसे स्टेम है, स्टेम में जो इंटरनॉड वाला पार्ट है
यानी कि पर्व वाला भाग जो है उस इंटरनोड वाले या पर्व वाले भाग का ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि अपन बात करें इक्विसिटम के इक्विसिटम के अंदर स्ट्रोबिलस या शंकु की, ठीक है, स्ट्रोबिलस या शंकु के अलावा इक्विसिटम के अंदर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होगा। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि इक्विसिटम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। एनाटॉमी से दो ही पोर्शन, या तो जो इंटरनोड है स्टेम की उसका ट्रांसफर सेक्शन पूछ लेंगे, या फिर स्ट्रोबिलस का लॉन्जिट्यूडाइनल सेक्शन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यदि अपन बात करें थर्ड जो मेंबर है टेरिडोफाइट का, दैट इज मार्सिलिया। मार्सिलिया जो मेंबर है उसमें एक तो राइजोम का ट्रांसफर सेक्शन आ सकता है। मार्सिलिया मेंबर का एक तो जो राइजोम है उसका ट्रांसफर सेक्शन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। राइजोम के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्सिलिया के अंदर जो बनता है वो है मार्सिलिया का स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प मार्सिलिया के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को मार्सिलिया के अंदर स्पोरोकार्प कहा जाता है। इस स्पोरोकार्प के अलग अलग सेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार एग्जाम के अंदर स्पोरोकार्प का ट्रांसफर लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, केवल डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है। आपने लास्ट ईयर के पेपर यदि उठा करके देखें तो वहां आपको ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हुए जरूर मिलेंगे। या तो मार्सिलिया के स्पोरोकार्प का ट्रांसफर लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, या फिर मार्सिलिया के स्पोरोकार्प का वर्टिकल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, या फिर मार्सिलिया के स्पोरोकार्प का हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। ये तीन अलग अलग सेक्शन जो है, तीन अलग अलग जो काट है स्पोरोकार्प की मार्सिलिया के अंदर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनिट सेकंड से टोटल 4 टेरिडोफाइट्स के मेंबर है, साइलोटम, सेलिजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, उनके जनरल कैरेक्टर्स और उनकी क्लासिफिकेशन। इनमें से यदि आप ये 3 टेरिडोफाइट्स के मेंबर जिसमें सेलिजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया इंपॉर्टेंट है, यदि ये तीनों मेंबर्स आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, और इन तीनों मेंबर्स के भी सारी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मॉर्फोलॉजी से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, एनाटॉमी में भी जो मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किए हैं उन्हीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रोबिलस या स्पोरोकार्प वगैरह उनका जो ट्रांसफर सेक्शन है, या कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट या आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये सब क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में बिल्कुल ब्रीफ के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर अपन यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। क्विकली रिवाइज अपन यहाँ पर करेंगे, बाकी डिटेल स्टडी जो है वो अपन इन सारे मेंबर्स की ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ पर आप ऐप के ऊपर, जो आई स्टडी ऑनलाइन का हमारा ऐप है उसके ऊपर सारी वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल है। सारे मेंबर्स को अपन ने एक एक चीज़ उनकी डिटेल में वहाँ पर डिस्कस करी है, ठीक है। तो वहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं सेलिजिनेला की, जिसमें सेलिजिनेला की कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें स्टेम है या राइजोफोर है या इसका जो स्ट्रोबिलस या शंकु है, उनकी संरचना के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सेलिजिनेला टेरिडोफाइट का मेंबर है, और इसके अलावा सेलिजिनेला के ऑर्डर की यदि अपन बात करें तो सेलिजिनेल्स ऑर्डर का एकमात्र जीवित सदस्य जो है वो सेलिजिनेला है, ठीक है। सेलिजिनेल्स ऑर्डर से बिलोंग करता है। सेलिजिनेला इसका जीनस या वंश है, जिसकी अलग अलग स्पीसीज या जातियां जो है वो अलग अलग हैबिटाट के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे सेलिजिनेला की कुछ स्पीसीज जो कि मरुस्थल या रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है, ड्राई कंडीशन या शुष्क परिस्थितियों के अंदर बिल्कुल सूख जाती है, ठीक है। और जैसे ही उनको पानी मिलता है तो वो वापस से हरी भरी हो जाती है।
इस प्रकार की सिलेजिनेला की स्पीसीज भी देखने को मिलती है। इसीलिए सिलेजिनेला का जो प्लांट है टेरिडोफाइट प्लांट, उसे पुनर्जीवनी पादप भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार देखने में ऐसा लगता है कि सिलेजिनेला का प्लांट जो है वो पूरी तरीके से उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वो पानी सोखता है एनवायरनमेंट से तो वापस से वो हरा भरा हो जाता है। इसीलिए सिलेजिनेला को रिकरेंट प्लांट या फिर पुनर्जीवनी पादप भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा सिलेजिनेला आपको पता है टेरिडोफाइट है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक अलग अलग जनरेशन आपको देखने को मिलेगी। स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद जो अवस्था है जो कि डिप्लॉयड होगी, और गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो हैप्लॉयड होगी। मेन प्लांट बॉडी की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर मेन जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद ही होती है, और ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है सिलेजिनेला के अंदर वो 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, जिसके अंदर लीफ भी होती है यानी कि पत्तियां भी होंगी, जिनके अंदर स्टेम यानी कि तना भी होगा, जिनके अंदर रूट यानी कि जड़ भी होगी, और इसके अलावा राइजोफोर भी होगी। इसके अलावा क्या होगी, राइजोफोर भी होगी। ठीक है, तो लीफ यानी कि पत्ती, स्टेम यानी कि तना, रूट और राइजोफोर अलग अलग स्ट्रक्चर है। राइजोफोर क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये अपन एक सिलेजिनेला का मेन इसका स्टेम दिखा रहे हैं, जिससे इस प्रकार से ब्रांचेस निकल रही है और इसके ऊपर इस प्रकार से लीफ अरेंज है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए पत्तियां हैं, यहां पर कई जगह से इस प्रकार की पत्ती विहीन शाखाएं निकलती है, जिनके ऊपर लीफ नहीं लगी हुई ऐसी शाखाएं या ब्रांचेस निकलती है, जिनको राइजोफोर कहा जाता है। इन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, राइजोफोर कहा जाता है। अब राइजोफोर की मॉर्फोलॉजी के नेचर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। कोई तो ये कहता है कि जो राइजोफोर है वो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है या स्टेम का ही पार्ट है। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि राइजोफोर जो है वो रूट है या जड़ है। ठीक है, तो अलग अलग बातें अलग अलग वैज्ञानिकों की माननी है। हालांकि इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइजोफोर की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना जो है वो बिल्कुल रूट या जड़ जैसी ही होती है। ठीक है, इसीलिए इसे रूट या फिर जड़ का ही मॉडिफिकेशन या रूपांतरण माना जाता है। ठीक है, हालांकि रूट के समान इसके ऊपर रूट कैप या मूल गोप नहीं पाई जाती। ठीक है, रूट हेयर भी नहीं पाए जाते, इसलिए कई वैज्ञानिक इसे स्टेम या तने का रूपांतरण भी मानते हैं। ठीक है, तो राइजोफोर की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में अपन एक तो जो स्टेम है या तना है उसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे। उसकी ट्रांसफर सेक्शन देखने पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती है, और इसके अलावा जो राइजोफोर है उस राइजोफोर की आंतरिक संरचना कैसी होती है, इन 2 पॉइंट्स के बारे में भी अपन एनाटॉमी के अंदर, सिलेजिनेला की एनाटॉमी के अंदर यहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेम या तने की। सिलेजिनेला के स्टेम या तने का अनुप्रस्थ काट। देखिए, सिलेजिनेला के स्टेम या तने का जब अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो मुख्यतः इसके अंदर 3 भाग दिखाई देते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील या रंभ जिसे कहा जाता है। एपिडर्मिस एकल कोशिकीय परत से मिलकर के बनेगी, जबकि कॉर्टेक्स जो है वो अलग अलग लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है, और स्टील या रंभ जो है जो पेरिसाइकिल से घिरी हुई संरचना है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार से अपन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सिलेजिनेला का जो स्टेम है वो 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ इस प्रकार से एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी। एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ क्यूटिकल का आवरण होगा।
ठीक है, ये मान लीजिए एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर क्यूटिकल का आवरण दिखाई दे रहा है। ये लेयर है एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्यूटिकल का आवरण दिखाई दे रहा है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे की तरफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा। कॉर्टेक्स के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, जिसमें से आउटर कॉर्टेक्स जो है वो तो स्क्लेरेन काइमा द्वारा बना हुआ होगा, जैसे 2 से 3 स्तरीय यहाँ पर आउटर कॉर्टेक्स में दिखा रहा हूं, और ये 2 से 3 स्तरीय जो आउटर कॉर्टेक्स आपको यहां पर दिख रहा है, ये स्क्लेरेन काइमा या दृढ़ोतक के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, ये स्क्लेरेन काइमा या दृढ़ोतक के द्वारा निर्मित आउटर कॉर्टेक्स है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर की तरफ पैरेन्काइमा से बना हुआ इनर कॉर्टेक्स होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पैरेन्काइमल या मर्दूतकी कोशिकाओं से बना हुआ 2 से 3 स्तरीय इनर कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज एंडोडर्मिस, तो यहाँ पर ये अपन ने एंडोडर्मिस बना दी। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ क्या होगा, पेरिसाइकिल या परिरंभ, और पेरिसाइकिल या परिरंभ के अंदर की तरफ बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो कि एंडोडर्मिस को पेरिसाइकिल से कनेक्ट करने का काम करती है, जिन्हें ट्रैबेक्युलाई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से एंडोडर्मिस से कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स निकलेंगी। ये स्ट्रक्चर्स ये अपन बता रहे हैं कि पेरिसाइकिल या परिरंभ है। ये वाला पार्ट तो है आउटर कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट है इनर कॉर्टेक्स। ये जो सिंगल लेयर आपको दिखाई दे रही है दैट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को पेरिसाइकिल, ये स्ट्रक्चर या ये जो लेयर है वो है पेरिसाइकिल या परिरंभ की। एंडोडर्मिस को पेरिसाइकिल से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को ट्रैबेक्युलाई कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है उसे ट्रैबेक्युलाई कहा जाता है या ट्रैबेक्युली कहा जाता है। ठीक है, इस पेरिसाइकिल के नीचे की तरफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, जिसमें प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पार्ट में और मेटाजाइलम सेंटर वाले पार्ट में। जैसे यहाँ पर जाइलम है तो प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पार्ट में हो जाएगा और मेटाजाइलम सेंटर वाले पार्ट में, और बीच बीच में यहाँ पर फ्लोएम उत्तक भी प्रेजेंट होगा। यदि अपन बात करें पित्त की, तो सिलिजिनला के ट्रांसफर सेक्शन में, स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन में पित्त जैसी कोई भी स्ट्रक्चर या संरचना दिखाई नहीं देती। आई बात समझ में? तो इस प्रकार की एनाटोमी या आंतरिक संरचना सिलिजिनेला के स्टेम या तने का ट्रांसफर सेक्शन काटने पर आपको दिखाई देती है, जिसमें 3 मेन पार्ट है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील या रंभ। एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ क्यूटिकल का आवरण दिखाई दे रहा है। कॉर्टेक्स 2 अलग अलग लेयर के अंदर डिफरेंशिएट है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर की तरफ एंडोडर्मिस की एक लेयर प्रेजेंट होगी, और एंडोडर्मिस का पेरिसाइकिल से जो कनेक्शन है वो ट्रैबेक्युलाई नामक संरचना के द्वारा होगा। पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। जाइलम में मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पार्ट में होगा, और बीच बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होगा। इस प्रकार की इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी होती है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम सिलिजिनेला का। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन बात करें राइजोफोर, राइजोफोर जो कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि रूट का मॉडिफिकेशन है, कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो सिलिजिनेला के राइजोफोर की आंतरिक संरचना की यदि अपन बात करें, राइजोफोर का ट्रांसफर सेक्शन यदि अपन देखें, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ राइजोफोर, सिलिजिनेला का राइजोफोर का ट्रांसफर सेक्शन, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रूट या जड़ की संरचना के समान दिखाई देती है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी। ये लीजिए, सबसे बाहर की तरफ आपने
एपिडर्मिस की लेयर बना दी है, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा। कॉर्टेक्स को भी यहां पर अपन केवल दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स। ये जैसे 2 से 3 लेयर अपन हाइपोडर्मिस की दिखा रहे हैं यहां पर, ठीक है। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ ये वाला जो पार्ट है ये अपन बता रहे हैं कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है ये कॉर्टेक्स वाली लेयर है। अंदर की तरफ एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ये एक लेयर जो है वो एंडोडर्मिस की, फिर अंदर की तरफ एक लेयर जो है वो पेरिसाइकिल की हो जाएगी। पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ स्टील या रंब प्रेजेंट होगा, और स्टील या रंब के अंदर जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देंगे, जिसमें मेटाजाइलम जो है वो तो सेंटर वाले पार्ट में होंगे, जैसे यहाँ पर मेटाजाइलम है, और प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पार्ट में होंगे, और बीच बीच में फ्लोएम भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इस प्रकार की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना जो है वो सिलिजिनिला के राइजोफोर का ट्रांसफर सेक्शन काटने पर आपको दिखाई देती है। यहाँ पर एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो पेरिसाइकिल है वो मल्टीलेयर्ड या बहुस्तरीय कोशिकाओं का भी बना हुआ हो सकता है, ठीक है जी। तो सिलिजिनिला के राइजोफोर की आंतरिक संरचना की यदि अपन बात करें तो एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ कोई भी क्यूटिकल का आवरण नहीं है। एपिडर्मिस से किसी भी प्रकार के कोई रूट हेयर या मूल रोम जैसी संरचनाएं भी दिखाई नहीं दे रही। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स जो कि दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट है, एक तो हाइपोडर्मिस 2 से 3 कोशिकीय स्तर का, और अंदर की तरफ आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे एंडोडर्मिस कहते हैं, जो कि पेरिसाइकिल के चारों तरफ या पेरिसाइकिल को घेरे हुए होती है। पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ स्टील या रंब प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ठोस रंब या प्रोटोस्टील जिसे कहते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसमें जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट है। जाइलम भी दो टाइप का है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जिसमें कि मेटाजाइलम जो है वो सेंटर वाले पार्ट में और प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरल पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि एक्सार्क या बाह्य आदि दारुक प्रकार की कंडीशन यहाँ पर वैस्कुलर बंडल के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। यह है सिलिजिनिला के राइजोफोर का ट्रांसफर सेक्शन। राइजोफोर की नेचर की यदि अपन बात करें, मॉर्फोलॉजी के नेचर की यदि अपन बात करें, तो कुछ वैज्ञानिक जो है वो राइजोफोर को रूट का मॉडिफिकेशन मानते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक जो है वो राइजोफोर को स्टेम या तने का मॉडिफिकेशन भी मानते हैं, ठीक है। ये हो गई सिलिजिनिला की एनाटॉमी या आंतरिक संरचना के बारे में। नेक्स्ट यदि सिलिजिनिला के अंदर अपन सिलिजिनिला के स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद के अंदर यदि अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है कि स्पोरोफाइट के ऊपर स्ट्रोबिलस या शंकु पाए जाते हैं, और शंकुओं के अंदर मेल और फीमेल जो स्पोर्स हैं, बीजाणु जो है वो बनते हैं, जिसमें जो माइक्रोस्पोर होगा उससे आगे चल करके मेल गेमेटोफाइट बनेगा, और जो मेगा स्पोर होगा उससे आगे चल करके फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। दोनों मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स के अंदर क्रमशः मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, जिनके फ्यूजन के द्वारा वापस से सिलिजिनिला का स्पोरोफिटिक प्लांट थैलस बनेगा या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी, ठीक है। तो यहां पर स्पोरोफाइट के अंदर यदि अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस या शंकु होती है, और शंकु का जब लॉन्जिट्यूडाइनल सेक्शन, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि सिलिजिनिला के शंकु का एलएस का डायग्राम या चित्र बनाइए, तो वहां पर आपको एलएस जो है स्ट्रोबिलस का वो आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। एलएस की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर एलएस की होगी।
इस प्रकार की सी कुछ सेलेजिनेला के एलएस की स्ट्रक्चर होती है जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल, पत्ती का मॉडिफिकेशन माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुपर्ण और मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण के एक्सियल पार्ट में, कक्षीय भाग में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया पाई जाती है। सेलेजिनेला की अलग अलग स्पीसीज के अंदर मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। कई स्पीसीज ऐसी है जिसमें जो मैन एक्सिस है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रोबिलस या शंकु का मैन एक्सिस है, मैन एक्सिस के लेफ्ट साइड में तो सारी माइक्रोस्पोरेंजिया और राइट साइड में सारी मेगास्पोरेंजिया है, ऐसा देखने को मिल सकता है। कई स्ट्रोबिलस या कई सेलेजिनेला की स्पीसीज के स्ट्रोबिलस में ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है जिसमें ऊपर वाले भाग में माइक्रोस्पोरेंजिया है और नीचे वाले भाग में मेगास्पोरेंजिया है। कई सेलेजिनेला की स्पीसीज ऐसी भी है जिसमें लोअर पार्ट में केवल एक मेगास्पोरेंजिया है और अपर पार्ट की सारी माइक्रोस्पोरेंजिया है। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे ये आपका मान लीजिए माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुपर्ण है। तो इस माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुपर्ण के एक्सियल पार्ट में जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाएगा, उसे माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी कहा जाएगा। और इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु प्रेजेंट होंगे और ये माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। और जब माइक्रोस्पोरेंजिया का डेhiscence या स्पुटन होता है, ये माइक्रोस्पोर बाहर रिलीज होकर के आगे चल कर के मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये नीचे वाली जो स्पोरेंजिया है वो मेगास्पोरेंजिया है, तो ये जो जिस स्पोरोफिल पे लगी हुई है उसे मेगास्पोरोफिल बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। और यहाँ पे ये जो स्पोरेंजिया है उसे मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के कंपैरिजन में साइज के अंदर बड़े स्पोर्स प्रेजेंट होंगे जिनको मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कहा जाता है। हालांकि इन मेगास्पोर या गुरु बीजाणु की संख्या तो कम होती है लेकिन साइज के अंदर ये माइक्रोस्पोर से भी बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये है मेगास्पोर्स। मेगास्पोर की साइज जो है वो माइक्रोस्पोर की कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से सेलेजिनेला की अलग अलग स्पीसीज में स्ट्रोबिलस में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया का अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो स्पोरोफिल के एक्सियल पार्ट में आपको दिखाई दे रही है इसे लिग्यूल कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? लिग्यूल बोलेंगे। ये स्ट्रोबिलस का मैन एक्सिस है। ठीक है, ऐसा कुछ लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन जब अपन स्ट्रोबिलस का काटते हैं तो ऐसा कुछ डायग्राम अपन को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया सेलेजिनेला के अंदर स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस के अंदर कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर तो माइक्रोस्पोर बनेंगे और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट से मेल गैमेटोफाइट कैसे बना और मेगास्पोर के डेवलपमेंट से फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होगा तो इसमें जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक सेल स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में काम करती है और उसमें लगातार डिवीजन के द्वारा लास्ट में मैच्योर स्पोरेंजिया, चाहे वो माइक्रोस्पोरेंजिया हो या मेगास्पोरेंजिया हो, उनका निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो बाहर की तरफ की जो भित्ति परतें होती हैं जो प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसके अलावा सबसे आंतरिक भित्ति परत जिसे टैपिटम बोलते हैं वो स्पोर्स या बीजाणुओं को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसके अंदर की तरफ बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतक होते हैं जिनकी हर सेल के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
द्वारा माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणुओं का निर्माण कर सके। ठीक है, इस प्रकार से सेलेजिनेला के अंदर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी का परिवर्धन होता है। आई बात सुनो। अब स्पोरेंजिया में जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर हैं उनके डेवलपमेंट के द्वारा तो बनेगा मेल गैमेटोफाइट, और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर जो मेगा स्पोर हैं उनके डेवलपमेंट के द्वारा आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर मेल गैमेटोफाइट के अंदर तो एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है, जिनमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, जिनमें आपस में फ्यूजन के द्वारा जाइगोट और फिर से जाइगोट जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की फर्स्ट अवस्था होती है, फिर से स्पोरोफिटिक अवस्था आ जाएगी। आई बात सुनिए। इस प्रकार से सेलेजिना के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, चाहे आप स्पोरोफिटिक प्लांट थैलस की बात कर लीजिए, चाहे आप गैमेटोफिटिक प्लांट थैलस की बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन हो गया यूनिट सेकंड से सेलेजिनेला, जिसके अंदर बिल्कुल इसको शॉर्ट वे के अंदर अपन इसको पढ़ लिया है, चाहे स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन, चाहे राइजोफोर के ट्रांसफर सेक्शन, या फिर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लीजिए। ये सारी चीजें आपको सेलेजिनेला के बारे में कम से कम पता होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्ट्रोबिलस का एलएस, किस प्रकार से माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बनते हैं और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको सेलेजिनेला वाले पोर्शन से कवर करने हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब अपन इस यूनिट से जो नेक्स्ट मेंबर ले रहे हैं टेरिडोफाइट का, दैट इज इक्विसिटम। ठीक है, तो टेरिडोफाइट का जो इक्विसिटम मेंबर है, उस इक्विसिटम मेंबर के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं कि इक्विसिटम मेंबर क्या है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होगा, इनकी जो स्ट्रोबिलस या शंकु है उनकी संरचनाएं कैसी होती है, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो इक्विसिटम का एक तो जो पर्व यानी कि इंटरनोड वाला भाग है उसका ट्रांसफर सेक्शन, और एक उसकी स्ट्रोबिलस का ट्रांसफर सेक्शन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इक्विसिटम में अपन ने एक तो जो नॉड वाला पार्ट है, नॉड या उसकी जो पर्व वाला भाग है उसका, इंटरनोड वाला भाग, पर्व वाला जो भाग है उसका एक तो ट्रांसफर सेक्शन, इसके अलावा स्ट्रोबिलस या शंकु, इनके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके अंदर कैसे स्पोरेंजिया या आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होगा, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इक्विसिटम टेरिडोफाइट की यदि अपन बात करें तो इक्विसिटेल्स ऑर्डर का मेंबर है जो इक्विसिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इक्विसिटम जीनस के अंदर बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज, जो कुछ स्पीसीज एक्वेटिक है, कुछ स्पीसीज जो है वो सेमी एक्वेटिक भी है। और इक्विसिटम के यदि अपन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें, यदि अपन इसके आकारिकी लक्षणों की बात करें, तो जैसा कि आपने डायग्राम भी बनाया होगा, इस प्रकार से मान लीजिए ये इक्विसिटम का, जिस इक्विसिटम की ब्रांच के ऊपर स्ट्रोबिलस या शंकु लगा हुआ है उसे तो फर्टाइल ब्रांच बोलते हैं। मान लीजिए इस तरफ एक ऐसी ब्रांच निकली हुई है जिस पर कोई भी स्ट्रोबिलस या शंकु लगा हुआ नहीं है, केवल ब्रांचेज आपको दिखाई दे रही है। डायग्राम अपन वहां पर डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मॉर्फोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें कि लीफ, स्टेम और जो रूट है, रूट की जगह अपन राइजोम वर्ड यूज कर सकते हैं, तो राइजोम, लीफ और स्टेम के अंदर इनका स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पादपकाय जो है वो डिवाइडेड होता है, जिसमें ये जो अंडरग्राउंड
स्टेम वाला पार्ट है जिसे अपन राइजोम बोल रहे हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइजोम वाला पार्ट जो है वहां पर पर्व वाले भाग से रूट निकली हुई होती है। जो स्टेम है वो नोड और इंटरनोड में बिल्कुल क्लियरली डिफ्रेंशिएट होता है, विभेदित होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक इंटरनोड या पर्व है। इस पर्व का जब अपन ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, अनुप्रस्थ काट काटेंगे, तो अपन को एनाटॉमी कैसी दिखाई देगी, इसकी आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देगी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो इक्विसिटम के अंदर जो स्टेम है, स्टेम में भी स्पेशली अपन बात करते हैं जो पर्व वाला भाग है, उसकी जब एनाटॉमी का सेक्शन अपन काटते हैं तो वहां पर अपन को इसकी स्ट्रक्चर में उभार और गर्त दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि रिज एंड ग्रूव बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है, जैसे ये वाला जो भाग है इंटरनोड का, वो रिज वाला भाग है, वो उभार वाला भाग है। यहां पर फिर ग्रू आ जाएगा, यानी कि गर्त, फिर से रिज, फिर ग्रू। इस प्रकार की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना जब अपन इक्विसिटम के इंटरनोड या पर्व वाले भाग का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उस समय अपन को ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसमें सबसे बाहर की तरफ तो एपिडर्मिस होगी, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ तो ये होगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ या एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का आवरण बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, इसके अलावा जो ग्रूव वाला पार्ट है, ठीक है, वहां पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे यहां पर इस प्रकार से यहां पर स्टोमेटा या रंध्र भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, यानी कि संकन टाइप के स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ आपको क्यूटिकल का आवरण दिखाई दे रहा है। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा, जिसमें कॉर्टेक्स को अपन अलग अलग लेयर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, इसके नीचे की तरफ जैसे यहां से यहां तक अपन बता रहे हैं स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये तो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ क्यूटिकल का आवरण है, ये स्टोमेटा या रंध्र है। कॉर्टेक्स में सबसे बाहर की तरफ स्क्लेरेनकाइमा या द्रोणोतक से बनी हुई लेयर होती है 3 से 4, जिसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है। हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ पैलिसेड टाइप का पैरेन्काइमा, हालांकि ये जो सेल्स है वो भी पैरेन्काइमा से बनी हुई है, लेकिन ये पैलिसेड या खंभोतक प्रकार की है, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी प्रेजेंट होता है। इसलिए इस रीजन को एसिमिलेटरी रीजन भी कहा जा सकता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की उपस्थिति की वजह से इस पैलिसेड कॉर्टेक्स वाले पार्ट को एसिमिलेटरी रीजन या स्वांगीकारी क्षेत्र भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये जो एसिमिलेटरी रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे की तरफ आपका इनर कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा, लेकिन इस इनर कॉर्टेक्स वाले पार्ट में बड़ी बड़ी एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, और इन बड़ी बड़ी एयर कैविटी या वायु जो गुहिकाएं हैं, इन्हें कैरिनल कैविटी कहा जाता है। वैलिकुलर कैनाल इनको कहा जाता है। इन कैविटी या कैनाल को क्या बोलते हैं? वैलिकुलर कैनाल, जो कि यहां ये सारा जो पार्ट है वो इनर कॉर्टेक्स का है। इनर कॉर्टेक्स में बड़ी बड़ी एयर कैविटी या वायु गुहिकाएं पाई जाती है, जिनको वैलिकुलर कैनाल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा वैलिकुलर कैनाल के अलावा यहाँ पर फिर एंडोडर्मिस आ जाएगी। एंडोडर्मिस के बाद में यहाँ पर जैसे अपन मान लीजिए ये पेरिसाइकिल बता रहे हैं,
सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद में आपका क्या प्रेजेंट होगा, स्टील या रंभ वाला भाग प्रेजेंट होगा। स्टील या रंभ वाले भाग में भी स्पष्ट आपको मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम दिखाई देंगे, लेकिन पित्त वाले पार्ट की जगह पर एक यहाँ पर भी एक बड़ी कैविटी देखने को मिलती है, कैविटी पाई जाती है जिसे कैरिनल कैनाल कहा जाता है। इस कैविटी को अपन क्या बोलेंगे, कैरिनल कैनाल बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना जब अपन इक्विसिटम के इंटरनोड या पर्व का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो अपन को दिखाई देती है, जिसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील, जिसमें कॉर्टेक्स 3 अलग अलग लेयर है, आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, मिडिल जो कॉर्टेक्स है जो कि पैलिसेड या खंभोतक कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसे एसिमुलेटरी रीजन भी अपन बोलते हैं। जो इनर कॉर्टेक्स है वहां पर कुछ एयर कैविटी प्रेजेंट है जिन्हें वैलिकुलर कैनाल बोलते हैं। फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम में मेटाजाइलम भी होगा, प्रोटोजाइलम भी होगा, बीच में पित्त वाले पार्ट में भी कुछ एयर स्पेस देखने को मिलता है जिसे कैरिनल कैनाल कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना जो है वो ट्रांसफर सेक्शन, जब अपन नोड का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो वहां पर अपन को दिखाई देती है। ठीक है, तो एनाटॉमी के अंदर तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है जब अपन इक्विसिटम की बात करते हैं। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लेना, इसको अच्छे से समझ लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दे अपन इक्विसिटम के स्टेम या तने में इंटरनोड या पर्व वाले भाग का ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इक्विसिटम की स्पोरोफाइट या बीजाणुद्विद पादप के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका जो एक तो स्ट्रोबिलस है, इसका जो शंकु है उस शंकु का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर इसके लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में इस प्रकार किसी लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन काटने पर इस प्रकार का पार्ट दिखाई देता है जिसमें ये पेल्टेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। पेल्टेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियां प्रेजेंट होती है, और एक डिस्क के अंदर अप्रोक्सीमेट 2 स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, ये स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी है जिसके अंदर स्पोर्स या बीजाणु बनेंगे। ठीक है, इक्विसिटम की स्पीसीज में भी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों प्रकार की कंडीशंस यहां पर देखने को मिल सकती है, यानी कि सम बीजाणु और विषम बीजाणु दोनों प्रकार की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये एक तो एलएस का डायग्राम आपको ध्यान रखना है, इक्विसिटम के अंदर स्ट्रोबिलस या शंकु के एलएस या लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन का डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें बीजाणुधानी का विकास कैसे होता है। तो इक्विसिटम के अंदर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी का विकास एक स्पोरेंजियल इनिशियल सेल से होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा और पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा 2 सेल्स बनेगी। बाहर की तरफ की जो सेल है जिसे अपन आउटर सेल, अंदर की सेल जो है उसे अपन इनर सेल बोल सकते हैं, या बाहर वाली सेल को प्राइमरी पैराइटल सेल बोल सकते हैं और अंदर वाली सेल को प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी बोल सकते हैं। जो प्राइमरी पैराइटल सेल, आउटर सेल जो है उसमें तो लगातार डिवीजन के द्वारा स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी की वॉल या भित्ति परत का निर्माण तो होगा इस बाहर वाली पैराइटल सेल से या प्राइमरी पैराइटल सेल से,
जबकि अंदर की तरफ जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या इनर सेल बनती है उसमें लगातार एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिविजन्स के द्वारा जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, बीजाणुजन ऊतक जो है उसका निर्माण होगा और स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ सेल्स आगे चल करके स्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु या बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में काम करती है और उन स्पोर मदर सेल से आगे चल करके स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है किसके अंदर, इक्विसिटम के अंदर, जो स्पोरेंजियल इनिशियल से शुरू होकर के लास्ट में जब एक मैच्योर स्पोरेंजिया बनती है तो उसमें चारों तरफ 2 से 3 स्तरीय भित्ति परतों का आवरण होता है और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतक जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स बने हैं इन स्पोरेंजिया के अंदर, उन स्पोर्स या बीजाणुओं के अंकुरण के द्वारा इक्विसिटम का गैमेटोफिटिक प्लांट थैलस या इक्विसिटम की युग्मकोद्भिद पादप काय का निर्माण इस स्पोरोफाइट की स्पोरेंजिया के अंदर बने स्पोर्स के डेवलपमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, स्पोर की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो इक्विसिटम के स्पोर में 4 अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, 4 अलग अलग लेयर आपको दिखाई देती है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ एपिस्पोर है, फिर मेसोस्पोर है, एक्साइन है, इंटाइन है। ठीक है, सबसे बाहर वाली एपिस्पोर जो है वो स्पोर के जर्मिनेशन के टाइम पर फट करके या अलग होकर के इलेटर संरचनाओं का निर्माण करती है और ये इलेक्टर संरचनाएं जो है वो ही स्पोर्स या बीजाणु के अंकुरण में और स्पोर या बीजाणु का जो परकिनन होता है, डिस्पर्जल जो होता है, उसमें इन इलेटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक या आर्द्रता ग्राही प्रवृत्ति की होती है, जो वाटर को सॉक करके जल को अवशोषित करके ये इलेटर्स जो है वो बीजाणु या स्पोर के अंकुरण में सहायक होती है और इन स्पोर या बीजाणु के जर्मिनेशन या अंकुरण के द्वारा इक्विसिटम का गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी या युग्मकोद्भिद पादप काय का निर्माण होता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार की क्वेश्चन स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट से आ सकते हैं। यदि अपन बात करें इसमें गैमेटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो गैमेटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ और एक एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इक्विसिटम के अंदर कि इसके गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पादप काय के अंदर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आर्किगोनिया के डेवलपमेंट की यदि अपन चर्चा करें तो वही नॉर्मल जो अपन बताते हैं कि एक कोई भी सेल जो है वो आर्किगोनियल इनिशियल सेल के रूप में काम करती है, उस आर्किगोनियल इनिशियल सेल में फर्दर डिवीजन के द्वारा एक मैच्योर आर्किगोनिया जिसमें नेक सेल है, जिसमें नेक कैनाल सेल है, ठीक है, इसके अलावा वेंट्रल कैनाल सेल है, एग सेल है, इन सारी सेल्स का निर्माण जो है वो एक आर्किगोनियल इनिशियल सेल से ही होता है। आर्किगोनियल इनिशियल सेल में डिवीजन से 2 प्रकार की सेल्स बनती है, ठीक है, जिसमें से एक बाहरी कवर सेल और अंदर की तरफ जो बॉडी सेल है, बॉडी सेल में फर्दर डिविजन्स के द्वारा एग सेल का फॉर्मेशन होगा। बाहर की जो कवर सेल है उसे नेक कैनाल सेल या नेक सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इस प्रकार से एक मैच्योर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है इक्विसिटम के अंदर, एक तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इक्विसिटम के अंदर जो मैच्योर एंथ्रीडिया है, परिपक्व जो पूधानी है, उसका निर्माण कैसे होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में उन दोनों में किस प्रकार से एंथ्रीडिया के अंदर जो एंथेरोजोइड या पूमणु बने हैं वो किस प्रकार से आर्किगोनिया के अंदर प्रेजेंट एग सेल के साथ फर्टिलाइज्ड होते हैं, निषेचित होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इक्विसिटम से। इक्विसिटम के बाद में नेक्स्ट जो अपना थर्ड मेंबर है टेरिडोफाइट का, देखिए ये यहाँ पर जो अपन रिवीजन करें वो बिल्कुल ब्रीफ के अंदर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आपको पता है टेरिडोफाइट का एक मेंबर यदि आपको कंप्लीट पढ़ना है तो उसमें भी कम से कम 2 से 3 लेक्चर हो जाते हैं, इतने बड़े मेंबर है। लेकिन
चूंकि अपन रिवीजन क्लासेस यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो रिवीजन के अंदर बिल्कुल ब्रीफ के अंदर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बिल्कुल शॉर्ट वे में, बिल्कुल ब्रीफ के अंदर यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा जो मेंबर है यूनिट सेकंड के अंदर टेरिडोफाइट का इंपॉर्टेंट मेंबर वो है इक्विसेटम। और लास्ट जो मेंबर है जिसका नाम है मार्सिलिया, मार्सिलिया मेंबर के बारे में अपन बात करते हैं। मार्सिलिया, देखिए वैसे तो मार्सिलिया के अंदर एक तो इसका जो राइजोम का ट्रांसफर सेक्शन है, जैसा कि अपन ने बताया भी था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्सिलिया का राइजोम का एक तो ट्रांसफर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स जिन्हें स्पोरोकार्प बोलते हैं, उन स्पोरोकार्प की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, चाहे उसके अंदर वर्टिकल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन हो, चाहे वो ट्रांसफर लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन हो या फिर हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन हो, तीनों सेक्शंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्सिलिया भी एक टेरिडोफाइट का मेंबर है, मार्सिलियस ऑर्डर से बिलोंग करता है, मार्सिलियसी फैमिली है, जीनस या वंश का नाम इसका क्या है, मार्सिलिया। सबसे पहले अपन इसके राइजोम या प्रकंद जो है, ठीक है, राइजोम या प्रकंद जो कि मार्सिलिया का एक मॉडिफाई स्टेम या शूट अपन इसको बोल सकते हैं, जिसे राइजोइड्स या जो रूट्स है वो निकलती है। ठीक है, अंडरग्राउंड या सब टेरेनियन स्टेम जो है उसे तो अपन राइजोम बोलते हैं। अब इस राइजोम का जब अपन ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं मार्सिलिया के अंदर, राइजोम का जब ट्रांसफर सेक्शन अपन काटते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर अपन को अलग अलग स्ट्रक्चर्स वहां पर दिखाई देगी। जैसे सबसे बाहर की तरफ तो अपन को दिखाई देगी एपिडर्मिस, राइजोम का ट्रांसफर सेक्शन सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मार्सिलिया के अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या दिखाई देगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ किसी भी प्रकार का कोई क्यूटिकल का आवरण जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सिंगल लेयर या एकल स्तरीय एपिडर्मिस की लेयर है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी क्यूटिकल का आवरण नहीं है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ अब जो पार्ट होगा वो कॉर्टेक्स वाला होगा, लेकिन इसमें एक पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस दो प्रकार के कॉर्टेक्स होते हैं। बाहर की तरफ पैरेन्काइमेटस, जैसे ये दो एक होता वैसे 2 से 3 स्तरीय है, अपन यहाँ पर 2 लेयर का बना रहे हैं। देखिए ये जो लेयर है एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमा से बना हुआ है, फिर हो जाएगा इनर या मिडिल कॉर्टेक्स स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ मिडिल कॉर्टेक्स है। मिडिल कॉर्टेक्स जो कि स्क्लेरेन्काइमा या द्रोणोतक के द्वारा बना हुआ है, मिडिल कॉर्टेक्स या मध्य वल्कुट वाला जो भाग है वो। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा के अलावा अंदर की तरफ जो पार्ट होगा दैट इज इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स ये जैसे यहां पर जो पार्ट हो जाएगा अब ये इनर कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स 3 अलग अलग पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट है। आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स जो कि स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है, जबकि आउटर और इनर कॉर्टेक्स जो है वो पैरेन्काइमा से बना हुआ है। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो आपको पता है एंडोडर्मिस कहलाती है। तो कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर यहाँ पर हो जाएगी वो हो जाएगी एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ पेरिसाइकिल या परिरम हो जाएगा, और परिरम के अंदर की तरफ वेल डेवलप्ड स्टील या रंब यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जिसमें जाइलम भी है, जिसमें फ्लोएम भी है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात ये होती है कि एंडोडर्मिस भी 2 टाइप की होती है, आउटर एंडोडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल भी 2 टाइप की होगी, आउटर पेरिसाइकिल और इनर पेरिसाइकिल।
ये तो हो गई आउटर एंडोडर्मिस, ये है आउटर पेरिसाइकिल। अंदर की तरफ यहाँ पर जैसे मान लीजिए इनर एंडोडर्मिस, ये है इनर पेरिसाइकिल। बीच में यहाँ पर जाइलम फ्लोएम, अंदर की तरफ भी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। पित्त या मज्जा जो है वो ये कह सकते हैं या तो बहुत लेस डेवलप है, कम विकसित है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि पित्त एब्सेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर पित्त है भी तो बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में होगी और वो अल्प विकसित होगी। इसके अलावा चारों तरफ जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसी इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना अपन ने मार्सिलिया के राइजोम का ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखी थी, ठीक है। तो इस प्रकार की सी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसका डायग्राम अच्छे से जो अपन ने नोट्स बनाए हैं या फिर बुक के अंदर से अच्छे से डायग्राम को देखना, उसको समझने की कोशिश करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्सिलिया के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मार्सिलिया के राइजोम का ट्रांसफर सेक्शन और एक मार्सिलिया के अंदर जो स्पोरोकार्प है, उस स्पोरोकार्प के तीनों सेक्शन आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, चाहे ट्रांसफर लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन हो, चाहे वो वर्टिकल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन हो या फिर हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन हो, ये तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई बात सुनिए। तो मार्सिलिया की स्पोरोकार्प मार्सिलिया के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण होता है, कि स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। मार्सिलिया का जो स्पोरोफाइट का मॉर्फोलॉजिकल जब व्यू अपन ने देखा तो उसके अंदर देखा था कि स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें अपन स्पोरोकार्प बोलते हैं, जिनके अंदर स्पोर्स या बीजाणु जैसी संरचनाएं जो है वो प्रेजेंट होती है। अंडाकार संरचनाएं होती है सेम के बीज के आकार की, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प बोलते हैं। अब स्पोरोकार्प का जब अपन HLS जैसे एक सेक्शन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन का डायग्राम में बना रहा हूँ, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर स्पोरोकार्प की होती है, जिसमें बाहर की तरफ स्पोरोकार्प की वॉल है, जैसे ये स्पोरोकार्प की वॉल है। स्पोरोकार्प वॉल के अंदर की तरफ जो लेयर होगी वो होती है जिलेटिनस रिंग, उससे अंदर की तरफ इंडूसियम होगा। जैसे यहां पर ये जिलेटिन से भरी हुई जिलेटिनस रिंग है, ये जिलेटिनस रिंग है जिसके अंदर की तरफ बहुत सारे इस प्रकार से सोराई प्रेजेंट होंगे और इन सोराई के अंदर स्पोर्स या बीजाणु प्रेजेंट होंगे। ये इंड्यूसियम है, इंडूसियम, ठीक है। ऐसा हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन के अंदर मार्सिलिया का स्पोरोकार्प दिखाई देता है, जिसके अंदर ये स्पोर्स सोराई के अंदर भरे हुए हैं। इंडूसियम आपको दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ जिलेटिनस रिंग और सबसे बाहर की तरफ स्पोरोकार्प की वॉल या भित्ति भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो सोराई है वो मेगास्पोरेंजियम है, तो उसके अंदर मेगास्पोर जिनकी नंबर कम होगी, कुछ सोराई है वो माइक्रोस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करिए तो उनके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे जिनकी नंबर ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम होता है, अपन ने डिटेल से पढ़ा है नोट्स या बुक्स के अंदर। आप अच्छे से ये जो तीनों डायग्राम, चाहे आप HLS की बात कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन या वर्टिकल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन या फिर ट्रांसफर लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, तीनों जो डायग्राम है मार्सिलिया के स्पोरोकार्प के सेक्शन के, तीनों आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है।
बीएससी सेकेंड ईयर का ये जो अपना लास्ट पेपर है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी, उसमें यूनिट सेकंड में जिसमें टेरिडोफाइट के मेंबर्स अपने सिलेबस के अंदर हैं, जैसा कि मैंने बताया 4 मेंबर्स हैं, साइलोटम, सिलिजिनिला, इक्विसिटम और मार्सिलिया, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिलिजिनिला, इक्विसिटम और मार्सिलिया है। और इनमें भी कौन कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। बाकी इन तीनों टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स को आप पूरा कवर कर लेते हैं, इनकी एनाटोमी, स्पेशली इनकी एनाटोमी और इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कैसे स्पोर्स या स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, कैसे गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका इस यूनिट से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिट सेकंड के जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट होते हैं इस पेपर थर्ड के। ठीक है, बाकी यदि इन सारे पेपर्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आई स्टडी ऑनलाइन का जो हमारा ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके सारे के सारे जो पेपर्स हैं, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, या आप यदि पीसीएम से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के पेपर्स भी वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अलग अलग कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। उस हिसाब से आप अपना कोर्स परचेज करके अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकते हैं। वहाँ से वीडियोस को देख करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर सारे मेंबर्स, चाहे टेरिडोफाइट के हो चाहे जिम्नोस्पर्म के हो, उनको अपने एक एक करके डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप आई स्टडी ऑनलाइन का जो हमारा ऐप है वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी रिवीजन क्लासेज जो है वो अपनी इसी प्रकार से रेगुलर चलती रहेगी। इन क्लासेज के अंदर हर पेपर की हर यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में लास्ट ईयर रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को बिल्कुल ब्रीफ के अंदर या शॉर्ट वे के अंदर यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें अपन इस पेपर के यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।